बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी पढ़ने के बाद आज हम सत्ता की साझेदारी की ओर बढ़ते हैं। सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता या ज़रूरत को जानने से पहले हम थोड़ा सत्ता की साझेदारी को समझते हैं। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? जैसा बेल्जियम और श्रीलंका की कहानी से स्पष्ट होता है कि जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। अर्थात उस देश की या उस जगह की जो शासन व्यवस्था है उसमें वहां पर रहने वाले सभी समूहों की, सभी लोगों की भागीदारी होगी, तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इस प्रकार शासन व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार की बात भी होती है और शासन के तरीकों में उनकी सलाह भी की जाती है और शासन के जो भी कानून बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, उसमें नागरिकों की जरूरतों को, उनके हितों को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि जो शासन होता है उसमें नागरिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। यह आर्थिक व्यवस्था अपने शासन में नागरिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करती है। अब ये रही सत्ता की साझेदारी। तो इससे हम अपने देश में सत्ता की साझेदारी देखेंगे कि हमारा देश भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर नागरिक अपने वोट का यूज करके, अपने मताधिकार का यूज करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और जो लोगों द्वारा ही प्रतिनिधि चुना जाता है वो सरकार को चुनते हैं। इस प्रकार चुनी हुई जो सरकार होती है वो हमारे लिए शासन बनाती है, नए नियम बनाती है या फिर पुराने नियमों और कानूनों में हमारे हितों के, यानी कि नागरिकों के हितों के अनुसार और उनकी जरूरतों के अनुसार संशोधन भी करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम अर्थात लोकतंत्र में जो राजनीतिक शक्ति यानी कि शासन चलाने की शक्ति होती है वो किसके पास होती है? प्रजा के पास होती है या फिर वहां के नागरिकों को शासन चलाने का पूरा अधिकार होता है। एक समुचित जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें समाज के सभी समूहों के और सभी वर्गों के मतों को समान सम्मान दिया जाता है। ये एक विशेषता हमने पढ़ी भी थी कि एक व्यक्ति एक वोट। डेमोक्रेटिक सिस्टम में यह जरूरी हो जाता है कि जो राजनीतिक सत्ता है, शासन सत्ता है, उसका बंटवारा अधिक से अधिक नागरिकों के बीच में हो। तो भारत में सत्ता की साझेदारी से आप थोड़ा बहुत सत्ता की साझेदारी की जरूरत को या उसके महत्व को समझ गए होंगे। तो हम आगे अब इसी टॉपिक पे आते हैं कि सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता या जरूरत क्यों होती है। अगर हम बेल्जियम या विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को कम करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है। जैसे कि हम श्रीलंका में देखते हैं, वहाँ क्या था, वहाँ के गृह युद्ध का कारण ही सामाजिक समूहों में टकराव था। यानी कि वहाँ पर जो सिंहली और तमिल भाषी लोग रहते थे उनके बीच जो टकराव था उसका कारण यही था कि वहाँ पर जो सत्ता थी या शासन व्यवस्था थी वो केवल समाज में एक ही सामाजिक समूह के हाल। इसीलिए हम कह सकते हैं कि समाज में टकराव को कम करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए सत्ता की साझेदारी आवश्यक होती है, क्योंकि इससे किसी भी समाज में बहुसंख्यक के आतंक का खतरा कम हो जाता है और बहुसंख्यक समाज जो होता है या बहुसंख्यक जो होता है वो अपने ही हितों को आगे नहीं रख सकता, अल्पसंख्यक समूह को तबाह नहीं कर सकता और बहुसंख्यक समाज अपनी इच्छाओं को अल्पसंख्यक समाज पर थोप भी नहीं सकता है। इसके अतिरिक्त लोगों की आवाज ही लोकतांत्रिक सरकार की नींव बनाती है और हम जानते भी हैं कि सत्ता की साझेदारी डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसकी एक विशेषता है। इसलिए तो जो निष्कर्ष निकलेगा यहाँ से वो हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी के दो कारण होते हैं। एक कारण जो है उसे हम नैतिक कारण कहेंगे और दूसरा कारण हम कह सकते हैं युक्तिपरक यानी कि तार्किक कारण। कि युक्तिपरक तर्क कौन सा है कि सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम करना या टकराव को कम करके शांति व्यवस्था को आगे बढ़ाना, जिससे कि समाज में हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता ना हो और बहुसंख्यक समुदाय अपनी इच्छा भी बाकी लोगों पर, बाकी समूहों पर ना थोपे। और नैतिक कारण क्या हो सकता है? लोकतंत्र के सिद्धांत को बनाए रखना। तो आधुनिक जो डेमोक्रेटिक व्यवस्थाएं हैं या वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहे हैं तो उसमें सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। इनमें से कुछ रूपों को हम देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें भी पढ़ा है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सत्ता के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। एक ही शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता के बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि शासन के किसी भी एक अंग के पास असीमित शक्ति ना हो, यानी कि
तीनों के पास अपनी अपनी शक्तियां हो और कोई भी एक अंग अन्य दो अंगों को केंद्रित ना करे। विधायिका का कार्य क्या होता है? कानून बनाने का अधिकार होता है और कार्यपालिका संसद के अधीन होकर उन कानूनों को लागू करती है, लेकिन उसे जनता का जवाब भी देना होता है। और न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है। न्यायपालिका का कार्य होता है यह देखना कि विधायिका और कार्यपालिका सभी नियमों को सही ढंग से पालन कर रही है कि नहीं। इस दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा। स्तर के बारे में आप जानते हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। भारत जैसे विशाल देश में सरकार चलाने के लिए जरूरी हो जाता है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। तो राज्य सरकार राज्यों से संबंधित होती है और केंद्र सरकार देश से संबंधित नियम कानून बनाती है। दोनों सरकारों के अधिकार क्षेत्र में अलग अलग विषय आते हैं और कुछ विषय ऐसे भी होते हैं कि जो साझा लिस्ट पर होते हैं, जिनमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। इस भारत में भी राज्य सरकारों के नीचे भी एक स्तर की सरकारें होती हैं, जिनके अंदर नगर पालिका और पंचायतें आती हैं और इनको हम स्थानीय स्तर की सरकारें भी कहते हैं। इनके बारे में हम आगे अपने चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी। तीसरे प्रकार जो बंटवारा है वो सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी हो सकता है, जो मुख्यतः भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर हो सकते हैं। तो बेल्जियम का एक सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक उदाहरण भी है कि वहां की सामुदायिक सरकार कौन बनाता था? वहां भाषाई आधार पर बनती थी। हर भाषा का व्यक्ति अपने लिए सामुदायिक सरकार बनाता था। हमारे देश के संविधान और कानून में भी इस बात को कहा गया है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को भी विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने से लोग खुद को शासन से अलग नहीं समझते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित भागीदारी या उचित हिस्सेदारी दी जाती है, ताकि शासन व्यवस्था में उनका भी सही प्रतिनिधित्व हो सके। अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट पे हम सत्ता का बंटवारा विभिन्न प्रकार के दबाव समूहों के बीच करते हैं। जैसे अब दबाव समूहों को हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं कि सत्ता का बंटवारा विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच में होता है और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी या सबसे बड़े राजनीतिक गठबंधन को ही सरकार चलाने का मौका मिलता है। जो पार्टी जीतती है उसी के सदस्य क्या चलाते हैं? शासन व्यवस्था को चलाते हैं या नियम कानून बनाते हैं, और बची हुई जो पार्टी होती है वो विपक्ष का निर्माण करती है। और विपक्ष का कार्य क्या होता है? यह सुनिश्चित करना कि जो पार्टी सत्ता में बैठी है या शासन को बना रही है, नियमों को संचालित कर रही है, वह लोगों की इच्छा और उनकी जरूरतों के अनुसार ही कार्य करे। राजनीतिक पार्टियों के अलावा देश में कई दबाव समूह भी होते हैं। जैसे कि दबाव समूह क्या होते हैं? जो किसी विशेष ग्रुप से, किसी विशेष समूह से जुड़े हुए रहते हैं और उन्हीं के जरूरतों और इच्छाओं के लिए कार्य करते हैं। जैसे मजदूर यूनियन हो गया, जो मजदूरों के हितों के लिए बात सरकार से कहेगा कि नियम बनाए जाए, कानून बनाए जाए, या छात्रों का संगठन हो गया, या वकीलों का संगठन हो गया, शिक्षक संघ हो गए। ऐसे जो संघ होते हैं, संगठन होते हैं, इनको दबाव समूह कहते हैं। तो हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर सत्ता की साझेदारी कंप्लीट हो गया है।